नमस्कार। आज हम अपने शैक्षणिक व्याख्यान की 15वीं कड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का विषय संगीत शास्त्र से संबंधित तो नहीं है। हर बार हम शास्त्र की चर्चा करते हैं। अब की बार हम संगीत शास्त्रकार की चर्चा करेंगे। कौन है ये संगीत शास्त्रकार? क्या उनका क्रांतिकारी कार्य है संगीत में? इन सब बातों की थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे। जिन्हें संगीत में क्रांतिकारी कार्य के लिए जाना जाता है, और ये कार्य उन्होंने ऐसे समय किया जब हमारे देश में विज्ञान और तकनीक इतनी प्रगत नहीं थी, इतनी विकसित नहीं थी, छपाई की सुविधा नहीं थी, टेप रिकॉर्डर जैसे माध्यम भी उपलब्ध नहीं थे कि बार बार हम गायन को सुन सके। संगीत के बड़े प्राचीन ग्रंथ और उसके कुछ हस्तलिखित थे ज़रूर, पर वो पूरे देश में यत्र तत्र ऐसे बिखरे हुए थे कि कहीं एक जगह आपको वो मिल नहीं सकते। उसको खोजने के लिए आपको बड़े परिश्रम की आवश्यकता होती। ऐसी स्थिति में संगीत शास्त्र को लिख कर रखना, आने वाले भविष्य के लिए संगीत शास्त्र को संवर्धित करने के लिए या संरक्षित करने के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, या किसने ऐसे कार्य किए, किसने ऐसे कार्य का श्री गणेश किया, किसके मन में ये प्रश्न उठा कि संगीत का शास्त्र लिखित रूप में हमारे सामने मौजूद क्यों नहीं है। इन सब बातों को जानने के लिए आज हम थोड़ी एक ऐसे शास्त्रकार की चर्चा करेंगे जिससे संगीत जगत बहुत परिचित है। उनके कोई बहुत अलग परिचय की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु कुछ कार्य उनके ऐसे हैं जो कभी लोगों के सामने, जनमानस के सामने वो बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं हो सके। तो आज हम थोड़े ऐसे कार्यों की उनकी चर्चा करेंगे जो लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा समझा नहीं गया, या उसका प्रचार उतना नहीं हुआ, या हम लोग उसको जानते नहीं कि हाँ, ये भी कार्य उनके द्वारा किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति की आज हम चर्चा करेंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि पुराने समय में हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरु जो सिखाएंगे, गुरु के मुख से जो निकलेगा, वही बात आपको माननी है, वही बात आपको समझनी है, उसी को आगे भविष्य में आपको पीढ़ी में वितरित करनी है। और विशेष बात यह है कि यदि गुरु आपके नहीं रहे तो उनके साथ ही वो सारे सिद्धांत, वो सारी क्रियाएं, वो सब कुछ शास्त्र, जो भी कुछ उनके पास था, वो सब उन्हीं के साथ दफन हो जाता। उसका प्रचार और उसका वितरण होना वहीं रुक जाता था, क्योंकि अनेक ऐसी बातें होती थी जो गुरु मुख से सीखी जा सकती थी, पर गुरु के साथ साथ वो बातें भी चली जाती थी। ऐसे समय संगीत का शास्त्र लिखा हुआ होना, ग्रंथ रूप में होना या पुस्तक रूप में होना बहुत ज़रूरी था। पर विडंबना यह है कि हमारे यहाँ कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये शास्त्र लिख कर रखा जाए। उसे बचाना बहुत ज़रूरी था। ये समझा ही नहीं गया कि यदि ये लिख के नहीं रखा गया तो ये समाप्ति की ओर चला जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। इस बात की ओर जिसका सबसे पहले ध्यान गया, या जिसने इस बात की महत्ता को या इसके महत्व को सबसे पहले समझा, ऐसे जो व्यक्ति थे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनके भगीरथ प्रयासों से आज हम स्थिति जो देख रहे हैं, संगीत की उन्नत स्थिति हम जो देख रहे हैं, वो केवल इस एक व्यक्ति के कार्यों के कारण है। आप मेरा संकेत समझ गए होंगे कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं, किस व्यक्तित्व के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। संगीत की शिक्षा प्रणाली को जिसने सबसे पहले भारतीय जनमानस से परिचित करवाया, गुरुकुल या गुरु के अतिरिक्त या घरानों के अतिरिक्त संगीत सीखा जा सकता है,
ये कल्पना जिसके मस्तिष्क में जिसने आकार लिया, ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे पहले संगीत को सार्वजनिक रूप से और किसी माध्यम के रूप से लोगों के सामने लाने का कार्य किया, ऐसा व्यक्ति, या एक ऐसी कल्पना संगीत के सामूहिक शिक्षण की जिसको लोगों के सामने रखने के लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता हो, किसी विशिष्ट समय की आवश्यकता हो, इन सब बातों का ज्ञान जिसने लोगों के समक्ष खुला किया या लोगों को सोचने पर विवश किया कि संगीत ऐसे भी सीखा जा सकता है, उस व्यक्ति की बात हम करेंगे। या फिर संगीत के शास्त्र को, उसके सिद्धांत को, उनके तथ्यों को, उसके तत्वों को या उसके प्रचार प्रसार को जिस व्यक्ति ने क्रियात्मक और सैद्धांतिक रूप से सर्वप्रथम हमारे सामने रखा, संगीत के शास्त्र को जिसने अनुशासित किया या संगीत के शास्त्र को जिसने लिपिबद्ध किया, ऐसे व्यक्ति की हम आज चर्चा करेंगे। या प्राचीन संगीत शास्त्रों और उनके ग्रंथों को खोज करके उनको समझने का और उसके पश्चात उनको समझाने का जिसने सर्वप्रथम प्रयास किया या जिसने वो समझाकर अन्य विषयों के समानांतर संगीत को लाने का सबसे पहला प्रयत्न जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति की आज हम चर्चा करेंगे, उसके व्यक्तित्व को हम जानेंगे। या फिर अनेक संगीतज्ञों को एक मंच पर लाकर दक्षिण और उत्तर दोनों की समानताएं और विभिन्नताओं के ऊपर उन विद्वानों से चर्चा करके किसी संगीत के तथ्यों का प्रमाणीकरण करने का उदार कार्य जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति को आज हम याद करेंगे, उसकी स्मृति को आज हम ताज़ा करेंगे। कौन है ऐसा व्यक्ति? हम सब परिचित हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु द्वय करके हमारे यहाँ संगीत में कल्पना है, ये दोनों विष्णु हैं, विष्णु नारायण भातखंडे और दूसरे विष्णु दिगंबर पलूस्कर। एक का कार्य बहुत ज़्यादा शास्त्र के ऊपर है और दूसरे का कार्य बहुत ज़्यादा संगीत के क्रियात्मक पक्ष की ओर है, पर दोनों हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम जिस व्यक्ति की चर्चा करेंगे वो है विष्णु नारायण भातखंडे। चूँकि ये सारे व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए होते हैं, इसलिए संगीत की इन विभूतियों को जानना और वो भी संगीत के शास्त्र के समानांतर इनके व्यक्तित्व को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम विष्णु नारायण भातखंडे के कुछ ऐसे कार्य जो अभी लोगों के समक्ष बहुत ज़्यादा आए नहीं, उन पर ज़्यादा विचार करेंगे। अब पेशे से बैरिस्टर, संगीत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, ऐसे व्यक्ति को अनायास या ऐसे व्यक्ति का ध्यान अनायास संगीत की तरफ जाना और संगीत की इस सबसे बड़ी दिक्कत को, इस सबसे बड़े संगीत में उठने वाले प्रश्न को और उसकी गंभीरता को महसूस करना और आगे आने वाली भविष्य के लिए वो संगीत सुरक्षित रखने का जो पुनीत कार्य इस व्यक्ति द्वारा हुआ, उसकी बराबरी शायद ही आज हम किसी और द्वारा किए जाने की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे लिए भातखंडे एक संगीत कोश की तरफ उभरे, उसको संगीत का कोश आप कह सकते हैं। उन्होंने जो कार्य किया हमारे सामने, उसकी थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। भातखंडे की किताबें हम रोज़ हाथ में लेते हैं, विशेष रूप से जो संगीत के अध्यापन का कार्य करते हैं या जो संगीत सीखते हैं और विशेषकर जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, उन लोगों को भातखंडे की किताबें रोज़ उनके हाथ में रहती है, रोज़ उनके आंखों के सामने से वो कई बार गुजरती है, कई बार उसके पन्ने पलटे जाते हैं। जो कुछ चीज़ हमको चाहिए उतनी उठा के बाद में हम पुस्तक को बंद करके रख देते हैं। पर क्या कभी हमने ये सोचा कि क्या हम भातखंडे से रूबरू हुए? कभी हमने भातखंडे से पूछा कि ये कार्य कैसे हुआ, इस कार्य को कैसे परिणित किया गया? या कभी हमने ये सोचा कि भातखंडे ने कितने परिश्रम किए इन सब कार्यों के लिए? ये सारी सामग्री
जुटाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या इस बात की तसल्ली हम कभी भातखंडे से बात करके करते हैं? उसी बात को आज हम थोड़ा चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कार्य भातखंडे का और क्या करते हैं वो, क्या किया उन्होंने, क्या करके रखा हमारे लिए, ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए संगीत की शास्त्र की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा सभ्य, बड़ा भद्र, बड़ी प्रगत विचारधारा वाले पुरोधा ऐसा मानते हैं। पर क्या भातखंडे के समय में ऐसी स्थिति थी? क्या विज्ञान और तकनीक के इर्द गिर्द जब अब आज हम घूमते हैं और उससे हमारा संगीत पूरी तरह प्रभावित है, या उस तकनीक का और उस विज्ञान की सहायता लेकर हम अपने संगीत को बहुत उन्नत बनाते हैं या बताते हैं, क्या भातखंडे को यह सुविधा मिली थी? कैसे किया भातखंडे ने यह सब कार्य? कोई माध्यम उपलब्ध नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा कार्य केवल इतना ही रह गया है कि हम भातखंडे की क्रमिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनकी जो और 2-4 किताबें शास्त्र के लिए ज़रूरी है वो पढ़ते हैं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा भातखंडे का श्रुति समारोह बनाकर उसकी इतिश्री कर देते हैं। और जो वास्तव में भातखंडे क्या है ये समझने के लिए उनके उन क्रांतिकारी कार्यों की ओर थोड़ा सा दृष्टिपात करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया, या आने पर भी लोग उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। ऐसे कुछ बिंदु आज हम इस व्याख्यान में चर्चा में अपने लाने का प्रयास करेंगे। अब जिस पर कम बात होती है वो कौन से बिंदु हैं भातखंडे के व्यक्तित्व में या भातखंडे के कार्य में? वो कौन से बिंदु ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा चर्चा प्रायः नहीं होती? एक एक सिलसिलेवार हम उसको देखेंगे। भातखंडे ने सबसे पहले संगीत के प्राचीन ग्रंथों को खोजने का बहुत बड़ा कार्य किया। हम केवल पुराणों को जानते हैं, हम केवल वेदों को जानते हैं, हम गीता को जानते हैं, हम नाट्य शास्त्र को जानते हैं, पर क्या इतने से गंधर्व वेद जिसको कहा गया, क्या उसकी चर्चा, माने संगीत की चर्चा, किसी प्राचीन ग्रंथ में हमने देखी है? या उसको हमने कभी, या उन ग्रंथों को खोज करने का हमने कभी प्रयास किया कि उसमें वाकई संगीत से संबंधित बड़ा कुछ शास्त्र लिखा गया हो? भातखंडे ने सबसे पहले ऐसे ग्रंथों को खोजने का काम किया। उन्होंने एक जगह लिखा है कि हिंदुस्तानी संगीत या भारतीय संगीत आप कहिए, कि उसको, उसके शास्त्र को जानने के लिए मैंने अनेक किताबों का अध्ययन किया। वो किताबें कौन सी हैं, वो ग्रंथ कौन से हैं, भातखंडे के पूर्व में हो गए, उनके समय में जो रचे गए, मध्यकाल में जो रचे गए, प्राचीन काल में जो रचे गए, उन सब की बात भातखंडे ने की है। और उन ग्रंथों के नाम वो देते हैं, वो ये बताते हैं कि इन ग्रंथों का अध्ययन करके मैंने भारतीय संगीत के शास्त्र को समझने का प्रयास किया, और समझने के बाद मैंने वो लोगों के सामने लाया। वो कौन से ग्रंथ हैं? नाम दिए उन्होंने। उसमें है राग तरंगिणी, संगीत पारिजात, अक्सर ये मध्यकालीन ग्रंथ है, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश, स्वरमेल कलानिधि, संगीत सारामृतम, राग विबोध, सदराग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी, अष्टोत्तर शतताल लक्षणम, अनूप संगीत रत्नाकर, राग लक्षणम, राग तत्व विबोध, चतुर्दंडिक प्रकाशिका। ये इतने ग्रंथ ऐसे हैं, भातखंडे कहते हैं मैंने इन ग्रंथों का बहुत गहराई से और बड़ा गहरा अध्ययन किया। आगे वो एक और चीज़ लिखते हैं, वो कहते हैं इनमें से स्वरमेल कलानिधि, संगीत सारामृतम, राग विबोध, राग लक्षणम और अष्टोत्तर शतताल लक्षणम ये आज कर्नाटक संगीत के आधारभूत ग्रंथ हैं, पर इनका भी मैंने अध्ययन किया है। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के लिए अधिकतर लोग रत्नाकर और नाट्यशास्त्र की चर्चा करते हैं या पारिजात की चर्चा करते हैं, पर भातखंडे ने ये कहा है कि ये जो ग्रंथ है ये
कर्नाटक संगीत के आधार ग्रंथ माने जाते हैं, पर मैंने उनका भी इसलिए अध्ययन किया कि मुझे ये देखना था कि भारतीय संगीत जो भारतीय संगीत कहलाता है वो हिंदुस्तानी और कर्नाटक के भेद में परिणित क्यों हुआ। उसकी जानकारी लेने के लिए मैंने इन आधारभूत कर्नाटक संगीत के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। अब देखिए एक व्यक्ति की दृष्टि कितनी विशाल हो सकती है, कितना वो अध्ययन करके फिर कुछ लिख पाता है या कुछ समझा पाता है या हमको दे पाता है। ये भातखंडे के व्यक्तित्व से हमको मालूम पड़ेगा कि इतने ग्रंथों का अध्ययन उस व्यक्ति ने किया। उसके बाद में वो ये लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त, मतलब ये जो ग्रंथ कहे गए, इनके अतिरिक्त अनेक प्राचीन ग्रंथ ऐसे हैं जो तंजावुर, त्रिवेंद्रम, मैसूर और बीकानेर के ग्रंथालयों में आज भी सुरक्षित है, जिनको पढ़कर आप संगीत के शास्त्र को समझ सकते हैं। एक और जगह उन्होंने उल्लेख किया, बड़ौदा प्राच्य मंदिर का भी उन्होंने उल्लेख किया है। बड़ौदा शहर से भातखंडे का बहुत कुछ नाता जुड़ा हुआ है, तो उसका भी उन्होंने नाम लिखा है कि वहाँ पर भी ऐसे कुछ ग्रंथ सुरक्षित है जिनको हम, या ऐसे कुछ हस्तलिखित वहाँ सुरक्षित है जिन्हें देखकर हम प्राचीन भारतीय संगीत के शास्त्र को समझ सकते हैं। एक और दूसरा कार्य है उनका, या जिस दूसरे बिंदु पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, वो है संगीत के अनेक शब्दों की परिभाषाएं, या वो शब्द का अर्थ क्या है, या वो शब्द किस बात को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे यहाँ अभी भी बहुत कुछ लोग इनसे परिचित नहीं हैं। भातखंडे ने करीब 223 शब्दों की ऐसी परिभाषाएं निश्चित की, ऐसा परिमाण प्रस्तुत किया उन परिभाषाओं का, जो आज सर्वसम्मत हिंदुस्तानी संगीत में माना जाता है। उन्हीं की परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। भातखंडे ने गढ़ी वो परिभाषाएं, प्राचीन शास्त्र को पढ़कर उन शब्दों का विश्लेषण करके, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करके भातखंडे ने करीब 233, ये मैंने बहुत साधारण तौर पर गिनती की है इसकी, हो सकता है कि जो लोग शोध करेंगे या देखेंगे उनको और भी शब्द मिलेंगे, तो ऐसे करीब 233 ऐसे उन्होंने शब्दों की परिभाषा गढ़ने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके व्यक्तित्व में जानने का, वो है ग्रंथ लेखन संपदा। अनेक ग्रंथों को भातखंडे ने लिखा। हम ये जानते हैं कि प्राचीन सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, या प्राकृत में हैं, या किसी अन्य शौरसेनी या मागधी वगैरह ऐसी भाषाओं में हैं। ऐसे ग्रंथों को समझने के लिए जनमानस उतना तैयार नहीं होता है, इसलिए भातखंडे ने अपनी भाषा में, उस समय चूँकि मराठी बहुत ज़्यादा चलती थी, इसलिए उन्होंने मराठी में ऐसे कई ग्रंथ लिखे जिनसे सामान्य जनमानस उन प्राचीन ग्रंथों में कही गई बातों को या शास्त्रों के सिद्धांतों को आसानी से समझ सके। आगे चलकर भातखंडे के ग्रंथों के अनेक भाषाओं में रूपांतर हुए, उनके अनुवाद हुए, और सर्वसामान्य के लिए, पूरे भारत के लिए उनकी किताबें जो है वो सुलभ हो गई। पर मूल रूप से उनका पहले मराठी में लेखन हुआ, उसके बाद में उसका हिंदी और अन्य भाषाओं में, भारत की अन्य भाषाओं में भी उसका रूपांतर हुआ। एक और कार्य उनका है, जो बात मैंने पहले की कि उन्होंने बहुत सी परिभाषाएं गढ़ी संगीत के शब्दों की। एक संक्षेप रूप में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि वो कौन से शब्द हैं जो हम रोज़ संगीत में प्रयोग करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि ये परिभाषा किसने की होगी, ये परिभाषा पहले किसने लिखी होगी, ये परिभाषा किसने गढ़ी होगी। वो व्यक्ति भातखंडे है। देखिए कौन से, आप इन सारे शब्दों का रोज़ प्रयोग करते हैं। पहले तो संगीत की परिभाषा गढ़ी, फिर कर्नाटक हिंदुस्तानी संगीत को बताया, फिर ध्वनि को बताया, फिर स्वर सप्तक को बताया, उसके स्वर स्थान बताएं, तीव्र कोमल स्वर बताएं, थाट, मेल, राग, वर्ण, उसके प्रकार, रागों के अनेक प्रकार की जाति, उनके अलंकार, वादी, समाधि, अनुवादी, विवादी वाले स्वर,
अनेक गायन शैलियाँ जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना, शतरंज, त्रिवट और भी जो जो कुछ है। गीत के भाग मतलब स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, फिर आश्रय राग, वक्र स्वर, पकड़, आरोह अवरोह, मात्रा, लय, ताली, खाली, भरी, सम, विषम, ठेका, बोल, कायदा, परन, पेशकार, आमद, ठाट, पुकार, मीन, घसीट, कृंतन, झमझमा, झाला, लय के अलग अलग प्रकार मतलब जो आप विलंबित, मध्य, द्रुत समझते हैं, फिर गत, फिर बंदिश, फिर चीज, मुखड़ा, तत्कार, थाटोत्पत्ति प्रकार, 72 थाटों की मेल संख्या, थाट के आवश्यक नियम, रागों के आवश्यक नियम, राग की संख्या, रागों के वर्गीकरण, रागों की जाति, पूर्व उत्तर संधि प्रकाश राग, प्राचीन राग रागिनी की व्यवस्था, गायक के गुण अवगुण, वाग्यकार, शुद्ध छाया, अलग संकीर्ण, ग्रह अंश, न्यास, श्रुति, स्वरस्थान, 22 श्रुतियों के नाम, उनके स्वरस्थापना, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और अर्वाचीन श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना और उनकी आंदोलन संख्या, गीत, गांधर्व गान, मार्गदेशी संगीत, निबद्ध, निबद्ध गान, रागालाप, राग लक्षण, अल्पत्व, बहुत्व, जाति लक्षण, रूपकालाप, प्रबंध, आलाप्ति, आविर्भाव, तिरोभाव, स्थाय, स्वस्थान, मुख चालन, आक्षिप्तिका और दक्षिण से उत्तर की ताल पद्धति की तुलना और स्वर पद्धति की तुलना, उत्तर संगीत के दक्षिण के ग्रंथ, अनेक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, भरत शारंगदेव की श्रुतियाँ, उनके शिक्षा ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथाध्यों का तुलनात्मक अध्ययन, श्रुति की स्वर व्यवस्था और उनके श्रुत्यंतर को नापने का तरीका, शुद्ध विकृत जातियाँ और उनकी मूर्छना, मूर्छना की परिभाषा, मूर्छना के प्रकार, उनकी जातियाँ, हिंदुस्तानी संगीत के सर्वसाधारण 40 नियम और राग संबंधी महत्वपूर्ण बातें, राग विस्तार की प्रक्रिया, संप्रकृतिक राग, अनेक धुन सदृश राग, राग में और संप्रकृतिक राग में उच्चारण का महत्व, गीत रचना के सिद्धांत, पिछले 200 वर्षों में प्राकृत और उर्दू संगीत के ग्रंथ, मध्यकालीन राग वर्गीकरण और श्रुति, स्वर संवाद और विसंवाद, राग में स्वर वर्ण शब्द का महत्व, आवाज़, रियाज और तालीम का अभ्यास और उनका अर्थ, राग व रस, महफिलों का सामान्य स्वरूप, संगीत की शिक्षा प्रणाली और रागदारी संगीत का सौंदर्य और संगीतोपजीवी जातियाँ जैसे वाद्यकार, कलावंत, नायक, गायक, शिक्षक, संगीत शास्त्रकार, संगीत शिक्षा और संगीत शिक्षा संस्थाएं और इसके अलावा पाश्चात्य स्वर संगीत और उसका सप्तक और उसकी जानकारी और उनकी आंदोलन संख्या इत्यादि और उनके प्रमुख शैलियाँ भी इत्यादि बातों को बड़े संक्षेप में किंतु अत्यंत मार्मिक तरीके से भातखंडे ने लोगों के सामने रखे। आज इससे ज़्यादा अलग आप और क्या सीख रहे हैं? और इन सब को समझाने के लिए भातखंडे ने स्वयं कुछ ग्रंथों की रचना की। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचार में आए या जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो है श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम, भातखंडे संगीत शास्त्र। इनको पहले हिंदुस्तानी संगीत पद्धति शास्त्र ऐसा मराठी में भातखंडे ने लिखा था, फिर उसका बाद में भातखंडे संगीत शास्त्र ऐसा करके हिंदी अनुवाद बना और फिर वो बहुत ज़्यादा प्रचारित हुआ, जिसके 4 भाग हैं। फिर उत्तर भारत की संगीत यात्रा, उनके दक्षिण भारत की संगीत यात्रा और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 से 6। ये इतनी किताबें भातखंडे ने सामान्य रूप से लोगों को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्या है, उसका शास्त्र क्या है, उसका क्रियात्मक स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए लिखी। आगे एक और बात, भातखंडे देखिए बड़ा ही प्रामाणिक और बड़े ही ईमानदार व्यक्ति है। वो कहते हैं मैंने अपने इस सब अध्ययन के लिए या मेरी इन किताबों को लिखने के लिए जिन जिन ग्रंथों का सहारा लिया, जिसका नाम मैं पहले बता चुकी हूँ, पर आगे वो ये कहते हैं कि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो आज भी और भविष्य में भी, मतलब आज हम जिस स्थिति में हैं वहाँ पर भी ये बड़े प्रासंगिक हैं। इनको संगीत का अध्ययन करने वाले हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। उन ग्रंथों के नाम भातखंडे ने एक जगह लिखे और वो ये कहते हैं कि नारदीय व मांडुकीय शिक्षा, भरतकृत नाट्य शास्त्र, शारंगदेवकृत संगीत रत्नाकर, मृदंगकृत बृहद्देशी और अभिनव गुप्त की टीका, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो
प्राचीन संगीत से लेके आज के संगीत तक सबसे बड़े आधार ग्रंथ है, और इनका अध्ययन किए बगैर आप संगीत के शास्त्र को समझ नहीं सकते। मतलब उन्होंने ये कहा है कि मैंने खुद ने भी इनका अध्ययन किया है, और मेरी किताबों का अध्ययन करने के पूर्व भी आपको इन ग्रंथों का आधार लेना चाहिए, इन ग्रंथों को समझना चाहिए, तब कहीं जाकर आप भारतीय संगीत के शास्त्र को अच्छी तरह से या विस्तार से समझ सकते हैं। उन्होंने एक बात और कही अपने ग्रंथों में। वो कहते हैं कि अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद और मध्यकालीन ग्रंथों के शुद्ध स्वर सप्तक, कर्नाटकीय संगीत के कनकांगी और हिंदुस्तानी संगीत के सैंधवी मतलब आज का काफ़ी सिद्ध हो चुके हैं। अतः ये सब ग्रंथ भातखंडे कहते हैं कि सरलता से आपको समझ में आ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कर्नाटक संगीत में यदि आप हैं तो आपको कनकांगी का, और हिंदुस्तानी संगीत में हैं तो आज के काफ़ी थाट का अध्ययन यदि आप करें, या उनके स्वरावली को आप अपना आधार बनाकर फिर इन ग्रंथों की ओर देखें, तो आपको ये सारा ग्रंथ अध्ययन बहुत सरल और सुगम हो सकता है। मतलब देखिए, शास्त्र को समझने के लिए उन्होंने जो जो कुछ किया, और वो समझने के लिए उनको जो जो कठिनाई हुई, वो कठिनाई आगे आने वाले लोगों को ना हो, इसलिए उसकी कुंजी भी उन्होंने यहाँ दे रखी है। इसलिए उन्होंने कनकांगी का और सैंधवी का मतलब काफ़ी का उल्लेख जानबूझकर किया है कि आप कितने भी थाट समझें, पर इन दोनों को आप यदि समझेंगे तो आप इन मध्यकालीन ग्रंथों को और प्राचीन ग्रंथों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक और चीज़ उन्होंने ये कही कि मुगल काल के अंतिम वर्षों में, मतलब आज से करीब 200 वर्ष पूर्व की बात वो कह रहे हैं, कि उनका अध्ययन भी उन 200 वर्षों में जो कुछ लिखा गया वो भी संगीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें उन्होंने कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं। ये सारे ग्रंथ अधिकतर पर्शियन में हैं या उर्दू में हैं या संस्कृत में हैं, पर विशेष बात यह है कि इनका सबका अनुवाद हो चुका है, और ये भातखंडे के समय ही हो चुका था, ये भी उन्होंने लिख दिया है। वो कहते हैं तोहफतुल हिंद, नगमाते आसफी, सरमाए अशरत, राधा गोविंद संगीत सार, संगीत कल्पद्रुम और नाद विनोद, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनका आपको अध्ययन करना चाहिए, या इन ग्रंथों को समझने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। उसका कारण वो ये बता रहे हैं कि इन ग्रंथों का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है कि उस समय के प्रचलित जो कुछ राग स्वरूप हैं वो उनके पूरे स्वर सहित हमको मिलते हैं, और उनमें से कई स्वर स्वरूप ऐसे हैं जो आज के हमारे रागों से हूबहू मिलते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन या इन ग्रंथों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो उनका बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य है वो 2 हिस्सों में विभाजित है। स्वयं भातखंडे ने उसका विभाजन कर दिया है। संगीत शिक्षा कैसी दी जाए, और दूसरा है संगीत की संगोष्ठियाँ करके संगीत के सिद्धांतों को प्रामाणिक बनाने का प्रयास करना। ये 2 उनके और भी बड़े कार्य हैं। हम सब जानते हैं, जितने लोग संगीत का शास्त्र पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि भातखंडे ने बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के विशेष प्रोत्साहन और उनके विशेष आश्रय के कारण बड़ौदा में उन्होंने एक बहुत बड़ी संगीत संगोष्ठी आयोजित की। कई घरानों के कई उस्तादों को, कई खां साहब को, कई संगीत के विद्वानों को, शास्त्रकारों को वहाँ एकत्रित किया और उनसे यह आग्रह किया कि कृपया आप संगीत के ऐसे सिद्धांतों पर एकमत हो और ऐसा लिखें या ऐसा यहाँ प्रमाणित कर दे जो लिखने का काम मैं कर सकूं, कि आगे आने वाली जो भारत की पीढ़ी है उसको किसी तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने का या ऐसे पशोपेश में पढ़ने का मौका ना मिले जिससे वो आश्चर्य में पड़ जाए या वो निर्णय करने की स्थिति में ना रहे।
तो ऐसी अनिर्णय वाली जो स्थिति भारतीय संगीत में है, उसको दूर करने के लिए आप कुछ सिद्धांतों पर इस तरह से एकमत हो और सर्वसम्मति से मुझे वो दें, तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए वो लिख कर रख सकता हूँ। इसलिए भातखंडे ने क्रमिक पुस्तकों में जो जो कुछ राग लिखे हैं, ये सब उस बड़ौदा संगीत सम्मेलन का परिणाम है। और इसीलिए उस प्रमाणभूत जो वर्णन हमको राग के मिलते हैं या विवरण राग का जो मिलता है, वो आज हम पढ़ पा रहे हैं या आज हम उसको समझ पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया जो हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं। प्रमाणीकरण की समस्या हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से है। आजकल की भाषा में लोग कहते हैं ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, कर भी सकते हैं। तो ये जो अनिर्णय की स्थिति होती है, ये संगीत के शास्त्र को कमज़ोर करती है। इस बात को सबसे पहले समझने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है भातखंडे। अब संगीत की शिक्षा, एक मत तो यहाँ पर हो गया, पर संगीत की शिक्षा कैसे दी जाए? क्या अभी भी संगीत को उसी चार दीवारी में बंद रखा जाए? जो भातखंडे ने महसूस किया था उस समय कि संगीत का वितरण ही नहीं हो पाता। वो कहते थे बार बार कि जब तक शिक्षा का वितरण ना हो तब तक उसका प्रचार संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये संगीत शिक्षण की कल्पना हमारे सामने रखी कि सामान्य जनमानस उस संगीत की शिक्षा को बड़ी सहजता से और आसानी से ग्रहण कर सके, इसलिए संगीत के शिक्षण संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है। यदि हम उसे वितरित नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब संगीत हमसे दूर हो जाएगा। संगीत का शास्त्र भी हम विस्मृत कर जाएंगे और संगीत की क्रिया हम उससे भी ज़्यादा विस्मृत कर जाएंगे। इस प्रश्न को ध्यान में रखकर भातखंडे ने संगीत शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए संगीत शिक्षण संस्थाओं की संस्थापना पर बहुत जोर दिया और इसलिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने ऐसी संगीत शिक्षण संस्था की नींव रखी लखनऊ में, और उसका नाम था उस समय मैरिस म्यूज़िक कॉलेज या मॉरिस म्यूज़िक कॉलेज। आज उसके बहुत नामांतरण हो गए हैं। कोई उसको भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहता है, कोई इसको आज तो वो विश्वविद्यालय बन चुका, या भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय हो गया, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया आज, या भातखंडे संगीत संस्थान उसको कई बार कहा गया। अलग अलग समय में और अलग अलग सरकारों के समय में उसके अलग अलग नाम बने, पर मूल रूप से 1926 में उसकी स्थापना लखनऊ में खुद भातखंडे साहब ने की। भातखंडे साहब के तीन चार बड़े महत्वपूर्ण लोग उनके साथ में थे, जिन्होंने, मतलब उनके शिष्य ही कहिए आप उनको, जिन्होंने उनको इस कार्य के लिए बहुत सहायता की। उनके वो शिष्य भी हैं और आगे चलकर भातखंडे के उस संगीत शिक्षा के कार्य को जिन्होंने आगे बढ़ाया, उनमें ये तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है डॉक्टर एस.एन. रातनचंदकर, दूसरे हैं वाड़ीलाल शिवराम जो भातखंडे के बहुत प्रमुख शिष्य हैं, और तीसरे हैं सीताराम मोदी। ये तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने भातखंडे की संगीत शिक्षा को या संगीत शिक्षण के कार्य को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया और वो अनवरत चालू रखा। रातनचंदकर साहब तो आगे चलकर हमारे देश की एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय के पहले कुलपति भी बने, और वाड़ीलाल शिवराम ने जो ग्रंथ संपदा निर्मित की उसके हम सब साक्षी हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य भातखंडे के इन शिष्यों ने भी उनके साथ मिलकर किया। अब इस शिक्षण पद्धति को जब भातखंडे प्रचार में लाए, तब उन्होंने ग्वालियर में कुछ लोगों से भेंट की और कुछ लोगों से बात की कि इसका स्वरूप कैसा हो। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए हैं और ये कहा है कि मुझे इन सब लोगों से संगीत के क्रियात्मक और संगीत के शास्त्र को लिखने हेतु बहुत ज़्यादा सहायता मिली। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने भातखंडे के इन सब कार्यों में सहायता की? वो तीन शिष्यों के अतिरिक्त जो है उनके नाम उन्होंने स्वयं ने दिए हैं। वो नाम, उसमें रामपुर घराना, ग्वालियर और जयपुर, ये तीन घराने ऐसे हैं। भातखंडे ने लिखा है मुझे इन तीन घरानों के गुरुओं से सबसे ज़्यादा सहायता मिली, चाहे वह
संगीत के शास्त्रों को लिखने की बात हो, चाहे वो बंदिशों को लिखने की बात हो, चाहे संगीत के क्रियात्मक सिद्धांतों को लिखने की बात हो, चाहे संगीत शिक्षा के संस्थानों को स्थापित करने की बात हो, इन सब बातों के लिए जिन्होंने सहर्ष बिना कुछ मानधन लिए मुझे सबसे ज़्यादा सहायता की, उनके नाम बड़े आदर से भातखंडे ने दिए हैं। वो नाम मैं आपके साथ में पढ़ रही हूँ, आपको किसी भी क्रमिक पुस्तक में भातखंडे के ये नाम मिल जाएंगे। वो है नवाब हामिद अली खान बहादुर रामपुर, साहबजादा सादत अली खान बहादुर, खां साहब मोहम्मद अली बासत खां, खां साहब मोहम्मद वज़ीर खां और अमीर खां। ये सारे रामपुर घराने के लोग हैं। भातखंडे साहब को सैकड़ों बंदिशें और ध्रुपद और प्रबंध का पूरा शास्त्र इन लोगों से मिला है, और कहते हैं कि ये सारे मियाँ तानसेन के परंपरा के अनुयायी हैं। उनके ये कहा जाता है रामपुर घराने के बारे में। आगे उन्होंने नाम लिखे खां साहब मोहम्मद अली खां कोठीवाल जयपुर, जो मनरंग घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। खां साहब आशिक अली खां जयपुर, मतलब बड़े मोहम्मद अली खां साहब के पुत्र। खां साहब आशिक अली खां, खां साहब अहमद अली खां साहब, खां साहब हैदर खां, उस्ताद फैयाज़ खां बड़ौदा, खां साहब अल्लादिया खां साहब बड़ौदा। ये अल्लादिया खां जयपुर वालों से अलग है। रावजी बुआ बिलगांवकर मुंबई, और पंडित एकनाथ पंडित ग्वालियर घराना, मतलब नत्थन पीर बख्श की जो परंपरा है उसमें ये आते हैं, और प्रसिद्ध ख्यालिये जो हैं शंकर पंडित, उनके ये भाई हैं। विष्णु बुआ वामन देशपांडे, ये भी ध्रुपद के बहुत बड़े गायक हैं और ग्वालियर के हैं। राजा भैया पूछवाले जो माधव संगीत विद्यालय के प्राचार्य थे और शंकर पंडित के शिष्य थे। कृष्णराव गोपालराव दाती, ये माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर के एक अध्यापक थे, पर उन्होंने भातखंडे साहब को बंदिशों की स्वरलिपि लिखने में और देने में और स्वरलिपि निकालने में बहुत सहायता की। मिरज के कृष्ण बुआ गोखले, इन्होंने भी भातखंडे साहब को बंदिशों को लिखने के लिए बहुत सहायता की। कृष्ण शास्त्री शुक्ल, ये उज्जैन के थे और संस्कृत के भी विद्वान थे और संगीत के भी विद्वान थे। भातखंडे साहब ने इनका 2-4 बार उल्लेख किया है और उन्होंने कहा कि इनसे भी मुझे बहुत कुछ बंदिशें और स्वरलिपि और शास्त्र के संबंधी बातें प्राप्त हुई। और एक और नाम उन्होंने दिया है जो सतारा के हैं रहने वाले गणपति बुआ भिलवड़ीकर। ध्रुपद संबंधी अनेक बंदिशों को प्राप्त करने में इन्होंने भातखंडे साहब की बहुत सहायता की, ऐसा उन्होंने लिखा है। अंत में वो भातखंडे साहब ने यह भी लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा मदद जिन्होंने की उनमें जयपुर घराने के विद्वानों का सबसे बड़ा योगदान है, इसीलिए मोहम्मद अली खान साहब का नाम भी उसमें आया है। सैकड़ों ऐसी बंदिशें जयपुर घराने की मौखिक रूप से 20 से 25 बार और कई बंदिशें तो 50 बार खान साहब ने मेरे सामने गाकर मुझे लिखने के लिए सहायता की है। तो उनके बहुत बड़े उपकार मेरे इस पूरी लेखन प्रक्रिया में रहे हैं, ऐसा खुद भातखंडे साहब ने उनके बारे में लिखा है। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि जब मैंने ये किताबें लिखी तब भी मुझे बड़े मोहम्मद खां साहब और वज़ीर खां साहब ने बहुत ज़्यादा सहायता की। ये सब लोग जयपुर घराने के हैं। इतने लोगों की सहायता भातखंडे को मिली, तब जाकर कहीं भातखंडे साहब ये सब कुछ हमारे लिए लिख पाए, हमारे लिए कर पाए। एक और उनका बहुत ही बड़ा कार्य है जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती, और वो है लक्षण गीतों की रचना। भातखंडे के क्रमिक पुस्तकों में बहुत लक्षण गीत दिए हैं। जब उसकी गिनती की गई तो भातखंडे रचित जो है उनकी संख्या क्रमिक भाग 1 से लेकर 6 तक भातखंडे द्वारा स्वयं द्वारा रचित जो लक्षण गीत है उनकी संख्या 55 है, 55। ये भातखंडे ने खुद बनाए हैं। चतुर नाम आता है जिसमें भातखंडे अपने आप को चतुर पंडित नाम से रचना करते थे। तो ऐसे 55 लक्षण गीत भातखंडे ने उन क्रमिक पुस्तकों में स्वयं द्वारा रचित लिखे हैं। पर भातखंडे आगे ये भी लिखते हैं कि मैंने सैकड़ों ऐसे लक्षण गीत घरानेदार पद्धतियों से प्राप्त किए हैं या बड़े बड़े उस्तादों से प्राप्त किए हैं, पर उन्हें लिखकर एक अलग ग्रंथ बनाने की मेरी मंशा थी, और वो मैं ज़रूर पूर्ण करूँगा।
पर वो नहीं हो पाया। भातखंडे की मृत्यु ही हो गई। तब तक जितने उन्होंने इकट्ठे किए थे लक्षण गीत, वो सारे उन्होंने एक पुस्तक रूप में प्रकाशित करने की बड़ी योजना बनाई, पर उनके मृत्यु के कारण वो पूरी अधूरी रह गई। वो सारे सैकड़ों की संख्या के वो लक्षण गीत आज भी कहाँ कहाँ बिखरे हैं ये हम नहीं जानते। बहुत से लोगों ने उसको एकत्रित करने का प्रयास भी किया, कई प्रकाशकों ने उसको एकत्रित करके प्रकाशन करने का प्रयास किया, पर वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सके और एक बड़ी ग्रंथ संपदा से आज हम वंचित हो गए। यदि भातखंडे का वो ग्रंथ प्रकाशित होता तो शायद संगीत की, शास्त्रीय संगीत की महफिलों में एक आध बार बड़े बड़े गायक लक्षण गीत को भी गाकर बंदिश रूप में प्रस्तुत कर सकते थे, पर उन सब चीज़ों से हम वंचित रह गए क्योंकि भातखंडे की मृत्यु के कारण वो सब कुछ अधूरा रह गया। एक जगह भातखंडे ने और लिखा है कि मैंने चतुर पंडित नाम इन लक्षण गीतों में क्यों दिया। तो उसका कारण वो लिखते हैं कि ये रचना जिस काल समय में लिखी गई उसको जानने के लिए इस तरह के नाम बंदिशों में डालने पड़ते हैं। उससे ये समझ में आता है कि इन बंदिशों की रचना कौन से समय काल में हुई है। इसीलिए शायद, और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी स्वयं की उपज नहीं है, ये मैंने प्राचीन ग्रंथकारों के ग्रंथों को देखते समय और प्राचीन बंदिशों को सुनते समय जब ये नाम मेरे सामने आए तब मैंने भी ये समझ लिया कि काल सिद्ध बंदिश को प्रमाणित करने के लिए इस तरह का नाम, उपनाम जिसको आप हिंदी में कहते हैं, वो डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखिए आज हमारे यहाँ सारी बंदिशों में सदारंग, दारंग, मनरंग, प्राण पिया, अख्तर पिया, कदर पिया, नज़र पिया, ऐसे जो सारे नाम हमारे यहाँ आते हैं, ये वो व्यक्ति किस काल में हुआ, किस समय वो उस व्यक्ति ने कार्य किया, किस समय वो बंदिशें लिखी गई, किस समय में वो बंदिशें बहुत गाई गई, इसका प्रमाण यदि हमको ढूंढना है तो हम ऐसे नाम यदि अपनी बंदिश में डालते हैं तो हमारी जन्म मृत्यु के तिथि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि ये बंदिश कौन से समय में लिखी गई या कौन से समय में ये बनी या कौन से समय में ये प्रचार में आई। ये उसका महत्वपूर्ण कारण भातखंडे ने बताया है और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब लिखना या इस तरह का चतुर नाम लिखना या ऐसे उपनाम लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रोज़ भातखंडे की क्रमिक पुस्तकों को देखते हैं और यदि आप उसका बड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं या उनकी ओर देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा वो कार्य है। थोड़ा सा मैंने उसको एक गणितीय दृष्टि से हिसाब लगाने का प्रयत्न किया तो देखिए वो स्थिति क्या एक अंक की तालिका हमारे सामने प्रस्तुत होती है। भाग 2, 3, 4, 5, 6 इनको ही यदि हम ध्यान में रखें, भाग 1 को हम बहुत ही प्रारंभिक है इसलिए हम छोड़ भी दें, तो जब लक्षण गीत की बात भातखंडे करते हैं तो भाग 2 में 6, भाग 3 में 11, भाग 4 में 11, भाग 5 में 19 सबसे ज़्यादा और भाग 6 में 8, ऐसे मिलके कुल 55 लक्षण गीत भातखंडे के द्वारा रचित इन क्रमिक पुस्तकों में भातखंडे ने दे दिए हैं और इनमें सारे ठाठ हैं। ऐसा एक भी नहीं कि जिसमें किसी ठाठ को छोड़ दिया गया हो या उस पर कोई लक्षण गीत ना लिखा गया हो। जो बंदिशों की बात हम करते हैं भातखंडे द्वारा लिखी गई, उसका यदि आप पूरा अंक गणित जोड़ें तो देखिए आपके सामने कितनी बड़ी संख्या उपस्थित होती है। उस संख्या को समझकर हम ये कह सकते हैं कि भातखंडे का कार्य जो है वो वाकई भगीरथ कार्य है। वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। हम उल्टे क्रम से शुरू करते हैं कि यदि आप क्रमिक 6 को देखें तो उसमें 238 बंदिशें हैं और वो अलग अलग ऐसे 68 रागों में है, 68, और करीब 5 ठाठ है उसमें और 18 तालों का प्रयोग है, अलग अलग ताल है उसमें। यदि आप क्रमिक 5 की बात करें तो उसमें भी 5 ठाठ हैं और 18 अलग अलग ताल हैं
और 73 मतलब 73 राग में है वो, और 252 बंदिशें हैं वहाँ पर। यदि आप क्रमिक 4 की तरफ मुड़े तो उसमें सबसे ज़्यादा 529 बंदिशें हैं। ताल बिल्कुल प्रचलित केवल 4 ही हैं, और 9 ठाठ हैं उसमें, और 21 राग हैं। ये उसका हिसाब है। और क्रमिक 3 की तरफ आप जाएं तब उसमें 512 बंदिशें हैं, 12 ताल हैं, 8 ठाठ हैं और 13 राग हैं। और क्रमिक 2 को आप देखें तो उसमें करीब 10 ताल हैं, 328 बंदिशें हैं, 10 ठाठ हैं और 10 राग हैं। ऐसे इनके सबके आप यदि इनका जोड़ आप करें तो आपको मिलेंगे 185 राग और 1859 बंदिशें। ये उसका हिसाब है मोटा मोटा। इसके अलावा भातखंडे की बहुत सी बंदिशें हैं, भातखंडे की बहुत सी किताबों में कुछ अलग अलग चीज़ें कही गई हैं, पर उन सब का अध्ययन करना और उन सब को जानना हमारे लिए एक प्रबंध लिखने के बराबर है। इतना बड़ा उनका कार्य है। भातखंडे ने जिस संगीत शिक्षा की कल्पना की और जिस संगीत शिक्षा संस्था को समर्पित किया हमारे देश के लिए, और उसी के आधार पर आज हमारी संगीत शिक्षा संस्थाएं चल रही है। भातखंडे ने बड़े अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पर न्योता दिया, उनको बुलाया, उनसे वो सारी चीज़ें करवाई जो एक शिक्षा संस्था के लिए ज़रूरी होती है, और ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ प्रवेश दिलवाया जो वाकई संगीत में कुछ अनूठा कार्य कर सकते हैं। 3 उनके शिष्य तो पहले थे जिनके मैंने नाम बताया, पर आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के नाम रख रही हूँ जो भातखंडे द्वारा स्थापित उस मॉरिस म्यूज़िक कॉलेज लखनऊ के विद्यार्थी रह चुके हैं। और ये सब बहुत बड़े नाम हैं जो भातखंडे के बाद में बड़े बड़े शास्त्रकार के रूप में इनकी गिनती होती है। उनके नाम मैं पढ़ रही हूँ, ये सब लोग वहीं पढ़े हैं, मॉरिस म्यूज़िक कॉलेज में पढ़े हैं। इसमें है सबसे पहला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है डॉक्टर सुमति मुटाटकर। मतलब ऑल इंडिया रेडियो जब हमारे यहाँ बना उसकी पहली महिला डायरेक्टर ये मॉरिस म्यूज़िक कॉलेज के विद्यार्थी हैं। के.जे. गिंडे आप सब परिचित हैं उनके नाम से। पंडित S.C.R. भट्ट, पंडित V.G. जोग जिनका वायलिन में हमारे यहाँ कोई सानी नहीं। शन्नू खुराना बहुत बड़ी पंजाब घराने की गायिका है। शांति हीरानंद बहुत बड़ी ठुमरी गायिका है। अनिंदिता पाल, कनिका कपूर, ये सारे लोग ऐसे हैं जो इसी भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज के विद्यार्थी रहे। इनके अलावा पहाड़ी सान्याल, पूर्णिमा पांडे, दिलराज कौर, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है दिलराज कौर, C.R. व्यास, संगीतकार जिनका फिल्म संगीत में आज बहुत बड़ा योगदान है, वो संगीतकार रोशन, और संगीतकार नौशाद और संगीतकार सज्जाद हुसैन, ये सारे लोग इसी भातखंडे महाविद्यालय के छात्र हैं। और इनके अलावा चिन्मय लाहिड़ी जिनकी शिष्या को हम आज बहुत सुनते हैं, बेगम परवीन सुल्ताना, उनके गुरु चिन्मय लाहिड़ी भी इसी महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। और आज आप यदि और थोड़ा सा आज के युग में जाएं तो अनूप जलोटा और मालिनी अवस्थी, ये लोग भी इसी भातखंडे महाविद्यालय के छात्र हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिनकी बड़ी मखमली आवाज़ से हम सब परिचित हैं, वो है तलत महमूद। तलत महमूद की पूरी शिक्षा इसी भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में हुई। ये तो सारे भारतीय लोग हैं। भारतीय उपमहाद्वीप जो है हमारे आसपास, मतलब श्रीलंका, वहाँ के कई बड़े संगीतकार और कई बड़े गायक भी इसी महाविद्यालय के छात्र हैं। हम आज भी देखते हैं कि आज भी बड़ी संख्या में श्रीलंका के विद्यार्थी हमारे यहाँ संगीत सीखने आते हैं। उनमें जो नाम है उनमें है प्रसिद्ध नर्तकी श्रीलंका की वेरोनिका दिसानायके, W.D. अमरदेवा, नंदा मालिनी, सुजाता भट्टनायके, एडवर्ड जयाकोडी और वेरोनिका हेंसे, ये इतने नाम हैं जो, और इनके अलावा बहुत नाम है, पर ये मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि ये सब नाम इसी भातखंडे महाविद्यालय के छात्र हैं।
तो इतने अभूतपूर्व कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति को समझना, ऐसे व्यक्ति को जानना हमारे लिए, हम कितना भी जानें बहुत कम है। पर एक संक्षेप रूप में आज हमने उनके कार्य की चर्चा यहाँ की। शायद विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा विश्वास हम करते हैं और इस व्याख्यान को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।